अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 10 यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स पढ़ रहे हैं। उसको हमने थ्योरेटिकली एंड कर दिया। आज उसकी एक्सरसाइज भी एंड करने जा रहे हैं। हम चूंकि उसके हिसाबी सवालात पढ़ रहे हैं, 5 हिसाबी सवालात हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज की इस क्लास में 10.6 से मैं शुरू करूंगा और जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाकी बच गए हैं यानी कि 10.10 तक मैं आज आपको सिखा दूंगा कि आपने किस तरह से हल करने हैं। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम हिसाबी सवाल 10.6 को सोल्व करने जा रहे हैं। टेक्निक दोबारा से वही कि स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उससे दिया गया डाटा निकालेंगे, हम मतलूब चीज़ें निकालेंगे और फिर इसके हल की जानिब बढ़ेंगे। तो चलें पहले इबारत पढ़ लेते हैं। इबारत में यह कहा गया है कि एक रिपल टैंक में पानी की सतह पर वाइब्रेट करते हुए लकड़ी के एक टुकड़े की फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। यानी कि पहली चीज़ हमें जो दी गई है वो है इस वेव की फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम जानते हैं कि एफ के साथ लिखते हैं, तो एफ आ गया हमारे पास 12 हर्ट्ज। फिर कहा गया है कि इससे पैदा होने वाली वेव की वेव लेंथ, यानी कि दूसरी चीज भी हमें गिवन आ गई कि वेव लेंथ जिसको हम लैम्डा के जरिए लिखते हैं वो गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल में अगर मुझे कीमत इस्तेमाल करनी है तो वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसे पहले सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर से मीटर तक जाने का जो रास्ता है वो ये है कि हम इस सेंटीमीटर वाली वैल्यू को 100 से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो मीटर्स के अंदर आ जाएगी। तो वो मीटर्स में आने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी 0.03 मीटर्स। तो ये लें, हमने दिए गए तमाम डाटा को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि वेव की स्पीड क्या होगी। अब ये पूछा जा रहा है तो इसके लिए मैं मतलूब की हेडिंग दे लेता हूं कि हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है। मतलब की हेडिंग के अंदर हम कहेंगे कि हमें वेव की स्पीड दरकार है और वेव की स्पीड हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने हल की जानिब और हल में हम लिखेंगे वो वाला फार्मूला जिससे हम वेव की स्पीड फाइंड आउट करते आए हैं। हम जानते हैं कि फार्मूला लिखा जाता है v बराबर है एफ लैम्डा के। अब हमारे पास f की वैल्यू भी है, लैम्डा की वैल्यू भी है। सिंपली उसको दर्ज करेंगे, दर्ज करने के बाद ज़रब देंगे और ज़रब करने से जो आंसर आएगा ये वेव की स्पीड हमें हासिल हो जाएगी। चलें स्टूडेंट्स करते हैं। v वैसे का वैसे ही आ गया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो दी गई है वो है 12 और लैम्डा की वैल्यू जो है वो है 0.03। जब आप इसको ज़रब देंगे तो जो वेव की स्पीड आएगी वो आएगी जी हमारे पास 0.36। और आप जानते हैं कि स्पीड के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं मीटर फी सेकंड, तो इसके साथ हम मीटर फी सेकंड भी लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने वेव की स्पीड निकाल ली। लाजिम है कि इसको हम लोग बॉक्स के अंदर बंद कर दें ताकि जो भी चेक करने वाला हो उसे आराम से अंदाजा हो जाए कि ये चीज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम इस नतीजे की हेडिंग देंगे कि हमने इस फार्मूले, इस हिसाबी सवाल के अंदर क्या चीज हासिल की। तो हम कहेंगे कि ऐसी वेव कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है, उस वेव की वेव लेंथ 0.03 मीटर है, तो आने वाली वेव की जो स्पीड है वो हमारे पास होगी 0.36 मीटर फी सेकंड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल यानी कि ये हिसाबी सवाल बड़ी आसानी के साथ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने हिसाबी सवाल 10.7 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स हिसाबी सवाल 10.7 की इबारत
मैंने आपके सामने लिख दी है। हम इस इबारत को पढ़ेंगे और इस इबारत को पढ़ने के बाद जो दिया गया डाटा है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। मतलूब क्या है हमें वो चीज़ भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसको किस तरह से हल करना है। तो चलें सबसे पहले इबारत पढ़ लेते हैं। हमसे ये कहा जा रहा है कि एक स्प्रिंग में पैदा होने वाली ट्रांसवर्स वेव्स की फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है। तो चलें फ्रीक्वेंसी अंडरलाइन कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन में है। फ्रीक्वेंसी आ गई जी 190 हर्ट्ज की, ये चीज लिख ली। फिर कहा जा रहा है और ये स्प्रिंग की लंबाई की तरफ 90 मीटर का फासला, यानी कि फासला गिवन है हमें। फासले को हम जानते हैं एस से या डी के साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं एस के साथ लिख रहा हूँ और फासला है 90 मीटर का। 0.5 सेकंड में तय करती है। सेकंड किसका यूनिट होता है? वक्त का यूनिट होता है। तो यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ कि ये 0.5 सेकंड में 90 मीटर का फासला तय कर रही है। अब हमें मालूम क्या क्या करना है कि वेव का पीरियड क्या होगा, वेव की स्पीड क्या होगी और वेव की वेवलेंथ क्या होगी। तो ये सारी चीजें मैं लिखूंगा मतलूब की हेडिंग के अंदर। पहले मतलूब की हेडिंग दे देते हैं जी। तो पहली चीज जो हमें मालूम करनी है वो है जी वेव का टाइम पीरियड। जो दूसरी चीज मालूम करने के लिए कहा जा रहा है हमें वो है इस वेव की स्पीड, यानी कि इस तरह से मैं लिखूंगा इसे। और जो तीसरी चीज मुझे मालूम करनी है वो है जी वेव की वेवलेंथ, यानी कि ये तीन चीजें मुझे मालूम करनी है बारी बारी। देखने में लग रहा है कि ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा लेंथी या मुश्किल है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है और ये आप देख लेंगे ये हल करने के बाद। स्टूडेंट सबसे पहले हमें मालूम करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मालूम करना है तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है कि चूंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उलट होती है, इससे हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उलट है। अगर ये फ्रीक्वेंसी का उलट है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 190 हर्ट्ज, हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से हम आंसर निकालेंगे और निकलने वाला जो आंसर होगा वो होगा 0.005 और टाइम के यूनिट सेकंड्स आ जाएंगे। तो चलें मैंने आपके सामने टाइम पीरियड किस तरह से निकालना है ये सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर मैंने करके आपको बता दिया। अब चूंकि टाइम पीरियड यहाँ पे निकालना था, ये पहला ऑप्शन था, अलिफ ऑप्शन था, तो मैं यहाँ पे अलिफ की हेडिंग भी दे देता हूँ ताकि पता चल जाए कि हम कौन सी चीज सोल्व कर रहे हैं। अब हमने मालूम करना है स्पीड, किसके उसकी स्पीड कितनी है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो फार्मूला हम लगाएंगे वो होगा जो आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि स्पीड बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट या तय करदा फासला तकसीम कुल वक्त कितना लगा उसे। पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूंगा, पॉइंट दे दूंगा बे का, तो क्योंकि हमें अब बे वाला ऑप्शन जो है ये वाला हल करना है। तो चलें हम फार्मूला लिखते हैं कि वेलोसिटी बराबर है कुल फासला बटा कुल वक्त। फासला हमारे पास है जी 90 मीटर का और वक्त है हमारे पास 0.5 सेकंड का। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस वक्त की जगह टाइम पीरियड की वैल्यू लगा देते हैं। हालांकि टाइम पीरियड तो है एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने का वक्त, यहाँ पे तो 190 वाइब्रेशंस हो रही हैं, उसके लिए जो टाइम है वो 0.5 सेकंड है, यानी कि टोटल टाइम 0.5 सेकंड है। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि बड़े ध्यान के साथ ये वक्त की वैल्यू आपने यहाँ पे दर्ज करनी है। अगर यहाँ पे दर्ज कर लेंगे तो फिर कैलकुलेटर का सहारा लेंगे और कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये होगा जी 180 और यूनिट्स इसके होंगे मीटर फी सेकंड। तो इस तरह से आप इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा जो लंबा बहुत ही मुश्किल नजर आने वाला ये हिसाबी सवाल कितने छोटे छोटे स्टेप्स पर मुश्तमिल है। चलें अब 2 चीजें अगर मालूम कर ली हैं तो तीसरी चीज भी मालूम कर लेते हैं। तीसरी चीज हमने वो है वेव की लंबाई, यानी कि वेवलेंथ। और ये किस तरह से निकालेंगे? आप जानते हैं एक फार्मूला है जी v = f लैम्डा। अब वेव की स्पीड
आप निकाल चुके हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको डाटा के अंदर दी गई है, तो यहाँ से आप वेवलेंथ की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। किस तरह से? लैम्डा, चूंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लैम्डा के साथ ज़रब खा रही है, जैसे ही मसावात की दूसरी जानिब आएगी वो तकसीम हो जाएगी। वैल्यूज दर्ज करेंगे। वेव की स्पीड निकाल चुके हैं, 180 है, फ्रीक्वेंसी है जी 190। तो वेवलेंथ की कीमत क्या होगी स्टूडेंट्स? इसको जब कैलकुलेटर पे आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.95 और SI यूनिट्स इसके आ जाएंगे मीटर्स। तो लें जी, आपने देखा कि कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी यहाँ पे जो पार्ट हमने सोल्व किया है वो 3 या 4 स्टेप्स के अंदर सोल्व हो रहा है। तो आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि बोर्ड के अंदर इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनका जो सॉल्यूशन है वो 3 या 4 स्टेप्स में मबनी हो, या जिसके अंदर आप सिंपल सा फार्मूला लगा के आसान सी कैलकुलेशन कर सकें। चलें, अगर आपने ये सब चीज़ें निकाल ली हैं तो अब वक्त आ गया है कि हम एक नतीजे की हेडिंग लिखें, और नतीजे की हेडिंग के अंदर हम ये तीनों चीज़ें जो हमने मालूम की हैं वो बारी बारी लिख देंगे। तो जो टाइम पीरियड हमने निकाला है वो है 0.005 सेकेंड्स। फिर हमने वेव की स्पीड निकाली है वो है 180 मीटर फी सेकेंड, और साथ ही साथ हमने वेव की लंबाई भी निकाली जो है 0.95 मीटर्स। और अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ ऑप्शन भी लिख दें तो इसको नंबर दे दें, अलिफ का, इसको बे का और इसको जीम का, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। उम्मीद करता हूं कि आपको इस न्यूमेरिकल की भी बड़े अच्छे से आसानी के साथ समझ आ गई होगी। इसके नोट्स भी बनाते चले जाएं। अब बढ़ते हैं मजीद अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि होगा हिसाबी सवाल 10.8। ये तो स्टूडेंट्स हिसाबी सवाल 10.8 की इबारत मैंने आपके सामने लिख रखी है। इस इबारत को अब आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद दिया गया डाटा निकालेंगे, मतलूब निकालेंगे और हल की जानिब बढ़ेंगे। चलें इबारत पढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि एक कम गहरी प्लेट में 6 सेंटीमीटर लंबाई की पानी की वेव्स पैदा होती हैं, यानी कि जो वेव की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, और वेव की लंबाई को आप जानते हैं कि वेवलेंथ कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो वेवलेंथ आ रही है ये है जी 6 सेंटीमीटर। अब ये भी जानते हैं कि वेवलेंथ का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो तो मीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस 6 को मुझे 100 से तकसीम करना पड़ेगा, तो मीटर्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी, और मीटर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.06 मीटर्स। स्टूडेंट्स, अगर वेवलेंथ की वैल्यू आप लिख चुके हैं तो चलें आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक मुकाम पर पानी ऊपर और नीचे 1 सेकंड में 4.8 ऑसिलेशंस मुकम्मल करता है, यानी 1 सेकंड में वाइब्रेशंस की तादाद 4.8 है। और आप जानते हैं कि 1 सेकंड में होने वाली वाइब्रेशंस को क्या नाम देते हैं? जी हाँ, हम उसको फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, यानी कि इस पानी की वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 4.8 हर्ट्ज होगी। अगर आप ये पढ़ चुके हैं तो चलते हैं कि हमें मतलूब क्या है। तो पहले इससे हम मतलूब की हेडिंग लिख लेते हैं ताकि चीज़ों को सिंप्लीफाई, चीज़ों को सोल्व करना आसान होता चला जाए। चलें, हम मतलूब में सबसे पहली चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है पानी की वेव की स्पीड, और वेव की स्पीड को आप जानते हैं कि v के ज़रिए जाहिर किया जाता है। और जो दूसरी चीज़ मालूम करनी है वो है पानी की वेव्स का पीरियड। पीरियड का मतलब है स्टूडेंट्स टाइम पीरियड मालूम करना है हमें। अब चूंकि यहाँ पे अलिफ और बे भी लिखा गया है तो आप भी अपनी सहूलत के लिए अलिफ और बे लिखते चले जाएं। अब बढ़ेंगे इसके हल की जानिब, तो हल की हेडिंग देंगे हम। चूंकि पहले करेंगे पहले वाला पार्ट, तो यहाँ पे मैं अलिफ की हेडिंग भी दे लेता हूँ। मुझे मालूम करनी है वेव की स्पीड, तो उसके लिए फार्मूला मैं जानता हूँ है v बराबर है एफ लैम्डा का। फार्मूला अगर है, फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास है, लैम्डा भी है, तो वेव की स्पीड निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम कीमतें दर्ज करेंगे, वेव की स्पीड तो मालूम करनी है, ये इसी तरह से आ जाएगी। फ्रिक्वेंसी दी गई है 4.8 और वेवलेंथ हमें गिवन है 0.06 मीटर। और जब आप कैलकुलेटर से इसे ज़रब देंगे तो आने वाला जो जवाब आपको हासिल होगा वो होगा 0.29,
और इसके यूनिट्स होंगे मीटर फी सेकंड। इस जवाब को हम बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे ताकि देखने वाला समझ जाए कि यहाँ पे हमने अपना जवाब निकाल लिया। अब चलेंगे अपने दूसरे पार्ट की जानिब, और दूसरे पार्ट के से पहले हम यहाँ पे पॉइंट बे का नाम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सवाल के अंदर दिया हुआ है। अब हमने निकालना है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फार्मूला अब आप जान चुके हैं कि वो फ्रीक्वेंसी का उलट होता है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर 4.8 है तो मैं यहाँ पे दर्ज कर दूंगा। अब इसको मैं तकसीम करूंगा कैलकुलेटर की मदद से, और जो आंसर मेरे पास आएगा वो होगा तकरीबन 0.21, और इसके यूनिट्स जो होते हैं वो होंगे सेकंड्स के अंदर। तो इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। अब एक चीज रह गई हमारे पास कि हमने यहाँ पे नतीजे की हेडिंग देनी है, और नतीजे की हेडिंग देने के बाद हम वो सारी चीज़ें बयान कर देंगे जो कि हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर निकाली हैं। और सबसे पहले हमने जो चीज़ निकाली है वो है वेव की स्पीड, और वो कितनी है जी 0.29 मीटर फी सेकंड, और जो टाइम पीरियड निकाला वो है जी 0.21 सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसानी के साथ समझ आ गया होगा। चलें मजीद बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की जानिब, जो कि है 10.9। ये तो स्टूडेंट्स ये इबारत मैंने आपके सामने लिख दी है। हिसाबी सवाल 10.9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट से दिया गया डाटा हासिल करेंगे, मतलब देखेंगे क्या है और देखेंगे कि इसका हल किस तरह से निकाला जा सकता है। चलें स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक रिपल टैंक कि जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, उसके एक सिरे से वाइब्रेटर वेव्स पैदा करता है कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है और वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है। यानी कि 3 चीज़ें हमें दी गई हैं, एक ये रिपल टैंक की चौड़ाई, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। बारी बारी इनको लिख लेते हैं, लेकिन लिखने से पहले आपको मैं ये डायग्राम बना के ये सवाल समझा देता हूँ। डायग्राम इसकी बनेगी कुछ इस तरह से कि जो पानी की वेव्स जिस जगह पे पैदा हो रही हैं, फर्ज करें वो ये पानी का टब है, पानी के टब में ये जो वेव्स पैदा हो रही हैं फर्ज करें कुछ इस तरह से पैदा हो रही हैं। इन वेव्स की जो वेवलेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला वो तकरीबन है जी 40 मिलीमीटर का। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है जी हमारे पास तकरीबन 5 हर्ट्ज की, और इस पूरे रिपल टैंक की जो चौड़ाई है ये है जी हमारे पास 80 सेंटीमीटर की। मालूम करना है कि इस जगह से इस जगह तक पहुंचते हुए जो वेव्स को टाइम दरकार होगा वो कितना दरकार है। स्टूडेंट्स यही चीज़ बस मालूम करनी है और बड़ी आसानी के साथ हम ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। चलें हम ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं कि वेव की चौड़ाई यानी कि टोटल फासला कितना होगा। ये इसको या एस लिख लें या डी लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे लिखा जाएगा 80 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि फासले का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से तकसीम करना पड़ेगा और ये बन जाएगा 0.8 मीटर। अब मजीद दिया गया है फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी है जी 5 हर्ट्ज और साथ ही साथ वेवलेंथ दी गई है 40 मिलीमीटर की। मिली का मतलब आप जानते हैं प्रीफिक्सेस में आप पढ़ के आए हैं 10 की ताकत -3, और ये भी आप जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो जब आपने मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो अब आप 1000 से डिवाइड करेंगे और जैसे ही 1000 से तकसीम करेंगे तो आंसर आएगा 0.04 मीटर। यानी कि जितना भी डाटा था उसको हमने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने यहाँ से मालूम क्या चीज़ करनी है, हमें क्या चीज़ मतलूब है। सबसे पहले मतलूब की हेडिंग दे लेंगे और मतलूब की हेडिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पूछी गई है कि वेव को कितना वक्त दरकार होगा, यानी कि जो टोटल टाइम है, कुल वक्त है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में, वो कितना होगा। तो स्टूडेंट्स हम बढ़ेंगे इसके हल की जानिब। हल को कुछ इस तरह से करेंगे कि डायरेक्ट इन सब चीज़ों से हम टाइम तो नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम पहले वेव की स्पीड अगर मालूम कर लें तो हम ये देख लेंगे कि वेव
कितना फासला तय करके कितनी स्पीड से आ रही है, तो हम फार्मूला लगाएंगे कुल फासला डिवाइडेड बाय कुल वक्त, ये बराबर होता है वेव की स्पीड से। तो उससे स्पीड भी आ चुकी होगी, हमारे पास फासला भी है, तो टाइम निकालना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी हमारे लिए। तो चलें हम सबसे पहले वेव की स्पीड निकाल लेते हैं। वेव की स्पीड के लिए जो फार्मूला हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं वो है v बराबर है एफ लैम्डा के। एफ बी हमारे पास है, लैम्डा बी हमारे पास है। तो चलें स्पीड निकालना कोई मुश्किल बात नहीं। एफ की वैल्यू है जी 5, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू आई है 0.04। जब इन दोनों चीज़ों को ज़रब दिया जाएगा तो आने वाला आंसर हमारा होगा 0.2 मीटर फी सेकंड। चूंकि स्पीड है तो स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर फी सेकंड। स्टूडेंट्स अगर ये बात आपको समझ आ गई है कि हमने वेव की वेलोसिटी किस तरह से निकालनी है, तो हम अब वेव की वेलोसिटी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला होता है कुल फासला बटा कुल वक्त, और अगर मैं इसे सिंबॉलिकली लिखना चाहूं तो फासले को लिखते हैं एस के जरिए और वक्त को लिखूंगा टाइम के जरिए, जो कि मुझे मालूम भी करना है। अब अगर टाइम मालूम करना है तो टाइम को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा और दूसरी साइड पे जो पड़ा v है, वेव की स्पीड मालूम कर चुका हूं, वो इधर आके तकसीम हो जाएगी। तो टाइम का फार्मूला मेरे पास बच जाएगा s डिवाइडेड बाय v। स्टूडेंट्स टाइम वैसे का वैसे ही आ गया। फासला कितना है, 80 सेंटीमीटर का था, उसको जब मीटर में कन्वर्ट किया वो बन गया 0.8 मीटर। और स्पीड अभी हमने निकाली है 0.2 मीटर फी सेकंड की है। जब इन दोनों को कैलकुलेटर पे हम तकसीम करेंगे तो आने वाला जो जवाब होगा वो होगा 4। और स्टूडेंट्स टाइम का एसआई यूनिट क्या है, वो है जी सेकंड। तो ये सेकंड भी हम इस तरह से लिख देंगे और जो चीज़ अब हमें मतलूब थी हमने वो चीज़ निकाल ली। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे नतीजे की हेडिंग के अंदर। नतीजे की हेडिंग देने के बाद हम लिख देंगे कि ऐसी वेव जो कि रिपल टैंक के अंदर 80 सेंटीमीटर का फासला तय कर रही है कुछ इस तरह से कि उसकी फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज और उस वेव की वेवलेंथ है 40 मिलीमीटर, तो उसका जो टाइम होगा वो होगा जी 4 सेकंड का। यानी कि वेव 4 सेकंड में इस रिपल टैंक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी। ये न्यूमेरिकल आपको उम्मीद करता हूं कि बड़ी आसानी के साथ समझ आ गया है। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है 10.10। साबित सवाल 10.10 की जो इबारत है मैंने आपके सामने लिख के रख दी है। स्टूडेंट्स इसमें से दोबारा से इबारत पढ़ेंगे, दिया गया डाटा अखज़ करेंगे, मालूम क्या करना है वो भी देख लेंगे और फिर इसको किस तरह से हल करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देख लेते हैं। चलें स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि एक FM रेडियो स्टेशन 90 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स पैदा करता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, हर्ट्ज किसका यूनिट है जी, फ्रीक्वेंसी का। तो इसका मतलब है कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें बताई जा रही है ये फ्रीक्वेंसी की है। तो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि उस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है 90 मेगा हर्ट्ज। अब मेगा किसके बराबर होता है ये भी उसने बता दिया है कि 1 मेगा बराबर होता है 10 की ताकत 6 के। तो फ्रीक्वेंसी जो बच जाएगी वो होगी 90 ज़रब 10 की ताकत 6 हर्ट्ज। तो इससे हमने फ्रीक्वेंसी को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। मजीद क्या है, इन वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, यानी कि इस सवाल के अंदर हमने वेवलेंथ निकालनी है। और रेडियो वेव्स की जो स्पीड है वो 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड है। अगर ये चीज़ भी हम लिख लें तो हमारा दिया गया डाटा सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं जी, वेव की स्पीड भी मैंने आपके सामने लिख दी। अब चलते हैं कि हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर, इस सवाल के अंदर क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमसे क्या चीज़ पूछी जा रही है, और वो है वेव की वेवलेंथ। तो लैम्डा हम लोगों ने निकालना है। फार्मूला आप जानते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, तो ये हम हल कर सकते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा v बराबर है
एफ लैम्डा का। हमारे पास स्पीड भी है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, निकालनी है वेवलेंथ। तो जब तीन चीज़ें हों और दो चीज़ें हमें दी गई हों तो तीसरी चीज़ हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। चलें फार्मूले को मॉडिफाई करते हैं। लैम्डा के लिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़रब खा रही है, जैसे ही मसावात की दूसरी जानिब आएगी तो तकसीम हो जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ कीमतों का अंदराज करना है, तो लैम्डा किसके बराबर बच जाएगा जी? हमारे पास स्पीड है 3 ज़रब 10 की ताकत 8 और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 90 ज़रब 10 की ताकत 6। स्टूडेंट्स, बजाय इसके कि हर चीज़ कैलकुलेटर पे सोल्व की जाए, आपको मैं चंद मैथमेटिक्स के सिंपल रूल्स के ज़रिए ये कैलकुलेशन करना सिखा दूंगा। कैलकुलेटर से भी कर लें तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको 10th के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कैलकुलेटर अलाउ होता है। लेकिन जैसे ही आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो एंट्री टेस्ट के अंदर आपको ऐसे सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता। तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको होती चली जाएगी और कैलकुलेटर जितना कम इस्तेमाल करेंगे वो आपके जहन के लिए ही फायदेमंद होगा। तो वो किस तरह करेंगे? हम 3 और 90 की जो फ्रैक्शन है इसको अलग से करके लिख देंगे और ये जो पावर्स वाली फ्रैक्शन है इसको अलग से लिख देंगे। स्टूडेंट्स, आप मैथ के रूल्स को जानते हैं कि अगर दो चीजों की असास सेम हो और वो तकसीम हो रही हो तो पावर्स तफरीक होती हैं। तो चलें हम ये वाला रूल अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ 10 की ताकत 8 और जैसे ही ये पावर ऊपर जाएगी ये माइनस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या चीज बच जाएगी? 3 बटा 90 ज़रब 10 की ताकत 2, क्योंकि 8 में से 6 जाए तो 2 बचता है। अब इस 10 की ताकत 2 को मैं लिख सकता हूँ 100 और ये 90 वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये एक जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 3 ज़रब 10 बटा 9 और ये अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बच जाएगा 30 बटा 9। अब आप सिंपली इसको कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं या सिंपली डिवीजन वाला तरीका इस्तेमाल करें। तो जैसे ही आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.33 और इसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होंगे जी मीटर्स। तो हम इस चीज को एक बॉक्स के अंदर भी बंद कर देते हैं इस तरह से। तो अब हमने सिर्फ एक काम मजीद करना है कि हम नतीजे की हेडिंग देंगे और नतीजे की हेडिंग के अंदर हम ये चीज लिख देंगे कि ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी हो 90 मेगाहर्ट्ज और उसकी स्पीड हो 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड, तो उससे पैदा होने वाली वेव की वेवलेंथ होगी हमारे पास 3.33 मीटर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। इन सारे न्यूमेरिकल्स के अपने हाथ से नोट्स बनाते चले जाएं ताकि आपके लिए मजीद आसानियां पैदा हो जाएं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 पूरा मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर चुके हैं। ना सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन बल्कि रिव्यू क्वेश्चंस भी कर लिए, आला तसव्वुराती सवालात भी कर लिए और अब हिसाबी सवालात भी आज के लेक्चर में हम ख़त्म कर चुके हैं। अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में हम आपकी किताब का यूनिट नंबर 11 यानी कि साउंड क्या होता है इसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।